नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए। उसके बाद 1 जून की शाम से ही एग्जिट पोल आने शुरू हो गए और जैसे ही एग्जिट पोल आया वैसे ही पूरे देश में एक हड़कंप मच गया। हड़कंप इसलिए कि जिस तरीके की आशा, जिस तरीके की अपेक्षा की जा रही थी, वो एग्जिट पोल बहुत दूर दिखाई दिए, या यूं कहें कि मतलब किसी के भी गले उतरते हुए दिखाई नहीं दिए। जो एग्जिट पोल गोदी मीडिया ने देश की जनता के सामने प्रसारित किए, जो दिखाए, उस एग्जिट पोल में पूरी तरीके से साफ तौर पर बहुमत एनडीए को। अब समझ से परे ये चीज है कि जिस पार्टी के खिलाफ, खास तौर पर एक पार्टी के खिलाफ एनडीए में भारतीय जनता पार्टी शामिल है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली इस चुनाव में, ये सच्चाई है, 100% सच्चाई है। कोई इस चीज को स्वीकार करे या ना करे, लेकिन स्वीकार तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जमीन पर देखा, हमने लोगों से बात की और इस तरीके से नहीं कि 8-10 लोग अपने बुला लिए, 4-6 लोग अपने बुला लिए, उनसे बातचीत कर ली। एक जर्नल बातचीत, एक घर गृहस्थी चलाने वाली महिला से बातचीत, एक ऐसे युवा से जिसको ये डर है कि वो ओवर एज ना हो जाए, उससे पहले उसको कोई सरकारी नौकरी मिले। ऐसे लोगों से जिन्होंने इस देश में नफरत के नाम पर बहुत कुछ सहा, जो लोग महंगाई से त्रस्त हैं, जो लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं, जिन्हें अग्निवीर पसंद नहीं आया, अग्निपथ पसंद नहीं आया, जिनके भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ करती रही ये सरकार, जिन्हें पर्चा लीक हो जाने जैसी बड़ी समस्या बार बार झेलनी पड़ी। 10 साल में लोगों को नौकरी नहीं दे पाई है, महंगाई पर कोई लगाम नहीं लगा पाए। इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी, मैं मानती हूं इस चीज को कि उतनी मजबूती से हमें विपक्ष लड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब पहला और दूसरा चरण हो गया, उसके बाद जिस तरीके से चुनाव ने जोर पकड़ा, वो चुनाव अपने आप बनता चला गया। चुनाव जनता ने बना दिया। बहुत सारी सीट ऐसी हैं जहां पर बसपा बहुत अच्छा लड़ी है, हार जीत का नहीं कह सकते, लेकिन आपने उनको 2-4 सीट देना भी मुनासिब नहीं समझा। बिल्कुल शून्य, खत्म। बिजनौर अच्छा लड़ी बसपा, मुजफ्फरनगर अच्छा लड़ी बसपा, घोसी पे अच्छा लड़ी बसपा, और 1-2 सीटें और है जो अभी इस वक्त मेरे जहन से निकल रही, क्योंकि मैं कल से इस चीज को लेकर के शॉक्ड हूं कि ये किस तरीके के एग्जिट पोल हैं। ये एक तरफा इनको जिता रहे हैं। आप ये देखिए। अब मेरा जो सवाल है, बड़ा सवाल है, और इस तरीके के सवाल और भी लोगों ने उठाए होंगे और आगे भी उठा सकते हैं इस चीज को, कि आप ये देखिए कि ये शुरू से एक नैरेटिव लेके चले कि इस बार 400 पार। आपको कैसे पता कि 400 पार आएगा? कैसे पता? आप कोई ज्योतिषी हैं, आप भविष्य देख सकते हैं, भविष्य पढ़ सकते हैं, कोई जरूरी तो नहीं है। हो सकता है जनता आपसे बहुत नाराज हो, ना दे आपको वोट, और ना दिया हो उसने आपको वोट। किस तरीके से आप शुरू से इस नैरेटिव को लेके चल रहे हैं कि 400 पार? इसका मतलब आप जानते थे कि आपको 400 पार मिलेगा, और अगर आप जानते थे कि आपको 400 पार मिलेगा, मिलने वाला है, तो आपने इतने दिन तक, मार्च में आई थिंक चुनाव की डेट्स जो है वो डिक्लेयर हो गई थी, और पहला चरण अप्रैल से स्टार्ट हुआ, पूरा अप्रैल, पूरा मई, और आते आते जून का भी एक दिन आपने ले लिया। तो इतना लंबा 7 चरणों का चुनाव कराने की जरूरत क्या थी आखिरकार?
इतना पैसा खर्च हुआ, इतनी व्यवस्थाएं करनी पड़ी, इतने सारे लोगों को अपनी शहादत देनी पड़ी गर्मी के कारण, क्या जरूरत थी? अब आप कहेंगे कि नहीं साहब लोकतंत्र है तो चुनाव तो होंगे, और अगर चुनाव होंगे, लोकतंत्र है, तो फिर लोकतंत्र को जिंदा रखने वाली बात कहिए ना, जिंदा रखने वाली बात कहिए लोकतंत्र को। आपको कैसे पता कि 400 पार? और अगर 400 पार तो फिर चुनाव क्यों? और चुनाव के बाद एग्जिट पोल, एग्जिट पोल में आपकी साफ तौर पर बनती हुई सरकार, और अगर साफ तौर पर एग्जिट पोल में आपकी सरकार बन रही है तो फिर मतगणना क्यों? किस लिए दिखावा, किस लिए ढकोसला? फिर वैन में, बसों में, जगह जगह पर ईवीएम क्यों पकड़ी जा रही? ये तो बड़ा सवाल है ना, आपकी सिस्टम पर ही सवाल है। तो भी मतगणना क्यों? डिक्लेयर कर दीजिए कि आपको बहुमत मिल चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूं कि इन 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे कौन से महान कार्य कर दिए हैं जिनसे अति प्रसन्न होकर के, अति उत्साहित होकर के जनता ने झकझोर के इनको वोट दे दिया और झकझोर के इनकी सीटें आ गई। मैंने आज तक इतने, मतलब कहना चाहिए एग्रेसिव होकर के और इतने गंभीर सवालों के साथ शायद ही मैंने कभी कोई इतना ऐसा वीडियो किया हो। आज कर रही हूं क्योंकि ये चीज गले से नहीं उतरती। आपने सुपड़ा साफ कर दिया गठबंधन का, आपने सुपड़ा साफ कर दिया बसपा का, आपने सुपड़ा साफ कर दिया बिहार में तेजस्वी यादव और उनकी सारी पार्टी का, आपने बिल्कुल खत्म कर दिया। जहां से आपको मतलब जबरदस्त झटका लगा है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहां पर आपकी खुद की सरकार है, आपका खुद का मुख्यमंत्री है। नहीं पसंद किया जनता ने आपको, आपके खिलाफ वोटिंग हुई है, और ये चीज अब आप जब जान गए तब आपने पहला दूसरा चरण हो जाने के बाद अचानक से करोड़ों वोट बढ़ा दिए। किस लिए भाई? ये आंकड़ा बाद में कैसे आया, कैसे बढ़ा? ये इसका जवाब देंगे? केंद्रीय चुनाव आयोग से लेकर के सारी एजेंसियां आपकी, सारे संसाधन आपके, सारी संस्थाएं आपकी जो आपके हाथ के नीचे काम कर रही हैं, तो आपके लिए कौन सी मुश्किल बात है? और आदतन और नियतन आप बेईमान हैं, ये सब जानते हैं। तो फिर लोकतंत्र का इतना बड़ा मजाक क्यों बना रहे हैं आप? आपको तो सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट कर देनी चाहिए कि नहीं, हम तो जीत रहे हैं और हम जीत चुके हैं, हम बहुमत में आ चुके हैं और हमको अब मतगणना नहीं करानी है, हमारी तो सीधी सरकार बनी, सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं। आपने मतगणना नहीं होने दी, 4 जून नहीं आने दिया आपने, और आपके एग्जिट पोल कुछ का कुछ बता रहे हैं जो आपस में मेल ही नहीं खा रहे किसी चीज से। वो ऐसे जैसे मान लीजिए कहीं पर 8 सीट है तो वहां पर उस 8 सीट की बजाय 10 से 12 सीट दिखाई जा रही है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूं कि पूर्ण बहुमत गठबंधन को मिल गया है या गठबंधन की सरकार आने जा रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गठबंधन ने कुछ किया नहीं, उसको कुछ नहीं मिलने जा रहा है। और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो आपकी खुद की व्यवस्था पे, कि जिस तरीके से आप बेईमानी करते हैं, जिस तरीके से आपने वोटर लिस्ट में से लोगों के नाम काटे, जिस तरीके से आपने लोगों को वोट नहीं डालने दिया, खास तौर पर उन लोगों को जो एक विशेष धर्म से, एक विशेष समुदाय से आते हैं। आपको डर है कि लोग वोट कर रहे हैं, आपके खिलाफ वोट कर रहे हैं, और ये जो हवा है, ये जो समा बंधा है आपके खिलाफ, ये कहीं ना कहीं आपके फेवर में आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आपको डर सता रहा था, इसलिए आप इतने डरा हुआ महसूस कर रहे थे खुद को। इस तरीके से आपने ये एग्जिट पोल जारी करवाए। मैं नहीं मानती इन एग्जिट पोल को, नहीं मानती मैं, भले ही कितने भी सहमत हो दूसरे लोग, नहीं मानती मैं। ये फेयर एग्जिट पोल है ही नहीं। और कैसे एग्जिट पोल जिसमें किसी दूसरे के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी, मतलब किसी ने कुछ नहीं किया। और मुझे कोई बहुत ताज्जुब भी नहीं है कि ये इसी तरीके के नतीजे भी आए, क्योंकि जो इंसान आदतन बेईमान होता है ना, जैसे बंदर गुलाटी मारना नहीं छोड़ता, उसी तरीके से बेईमान इंसान बेईमानी नहीं छोड़ सकता, झूठा इंसान झूठ बोलना नहीं छोड़ सकता, चोर जो होगा ना वो चोरी करने नहीं छोड़ सकता। तो अपनी आदतें ये भी नहीं छोड़ सकते, मजबूर है अपनी आदतों से।
इनको डर सता रहा है, इनको न जाने कितनी बार सत्ता चाहिए, न जाने कितनी बार ये प्रधानमंत्री बनेंगे। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहा, सबसे बड़ा मुद्दा। और आप ये देखिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। सारा चुनाव आपने इमोशनली ड्रामे पर खेला, इमोशनली ड्रामे पर लड़ा आपने सारा चुनाव। हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, गाय भैंस, संपत्ति, जमीन जायदाद, न जाने क्या क्या लेके आए। आखिरी के एपिसोड आते आते आप रोने लग गए और अंतिम एपिसोड में आप ध्यान लगाने के लिए पहुंच गए। लेकिन विपक्ष चाहे जैसा भी था, उस विपक्ष में दो खेमे थे, एक गठबंधन और एक बसपा, और दोनों ही मुद्दों पर अड़े रहे। इस बात की प्रसन्नता है मुझे, और इस बात की मुझे मतलब खुशी है, गर्व है इस चीज पर। चाहे जो भी रिजल्ट आए, चाहे जितनी भी सीटें किसी को मिले, लेकिन ये लोग कभी अपने मुद्दों से नहीं हटे। पूरा चुनाव इन्होंने मुद्दों पर लड़ा, पूरा चुनाव आप उठा के देख लीजिए। ना कोई इमोशनली ड्रामा, ना इमोशनली कार्ड, ना कोई ध्रुवीकरण, ना कुछ। चाहे आप बसपा सुप्रीमो मायावती की सारी जितने भी उनकी रैलियों के स्पीचेस हैं वो सुन लीजिए, या फिर राहुल गांधी की सुन लीजिए, या फिर अखिलेश यादव की सुन लीजिए, चाहे तेजस्वी यादव की सुन लीजिए, चाहे अरविंद केजरीवाल की सुन लीजिए, किसी की भी सुन लीजिए, कन्हैया की सुन लीजिए। आप सिर्फ मुद्दों पर बात की, और वही मुद्दे आपके ऊपर हथौड़ा बन करके टूटे। हथौड़े की तरह उन मुद्दों ने चोट की आपके ऊपर, और उसके बाद भी आपको जरा से भी मतलब नहीं, तो फिर हम उम्मीद भी तो गलत इंसान से कर रहे हैं ना। मीडिया इनका, चाटुकार इनके, पत्तलकार इनके, केचुआ इनका, तो फिर उम्मीद किस बात की जाए? फिर तो लोकतंत्र को आप खत्म समझिए। और अगर वास्तव में जनता ने आपको वोट दिया है, 1% में मान लेती हूं, तो फिर जनता भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि सबसे पहली चोट जो होगी इनकी तरफ से वो संविधान पर होगी। ये आप नोट करके रख लीजिए, संविधान में बदलाव डेफिनेटली। और जब पहला दूसरा चरण हुआ, उसके बाद जिस तरीके से संविधान के मुद्दे ने जोर पकड़ा, वो पूरी तरीके से आपने नजारत कर दिया उस चीज को। उसकी परछाई भी पड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही इन एग्जिट पोल पर। कोई भरोसा नहीं कर सकता जो वास्तव में थोड़ा बहुत आकलन करना जानता है, जो उसको भी थोड़ी बहुत भी जानकारी है, वो इन एग्जिट पोल पर कैसे भरोसा कर ले। ऐसे एग्जिट पोल होते हैं क्या? ऐसे होते हैं? विपक्ष का सफाया कर दिया, वाह वाह। मतलब 2-4 सीट भी किसी को नहीं मिलेंगी। एक तो 400 प्लस दे रहे हैं, 400 450 दे रहे हैं। मतलब इतनी जबरदस्त लहर, जबकि लहर नहीं थी, कोई तरंग नहीं थी, किसी तरीके की कोई वेव नहीं थी, तब यह हाल है। आप नहीं चले, आपका चेहरा नहीं चला, आपका ध्रुवीकरण नहीं चला, आपका राम मंदिर नहीं चला, और तो और आपका राशन नहीं चला, और आपको बम्पर जीत मिल जाती है। वाह जी वाह, ताली बजानी चाहिए आपके लिए, तो तालियां होनी चाहिए, है ना मजेदार बात। तो मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है। तो जब से ये सब चीजें हुई हैं, हालांकि मैं वेट कर रही हूँ 4 जून का, मैं देखना चाहती हूँ अपने आंख से, मैं खुद उस चीज को देखना चाहती हूँ कि वास्तव में बसपा को 0 सीट आ रही है, 0 सीट मिली, वो भी स्वीकार करेंगे अगर ऐसा है तो, और गठबंधन को उत्तर प्रदेश में 11-12 सीट दे रहे हैं, अगर आएंगी तो वो भी स्वीकार करेंगे। पूरे देश में देखते हैं कितनी आती हैं। और अगर वास्तव में जनता ने इनको चुन करके एक बार फिर से सत्ता सौंप दी है, तो फिर उसकी जिम्मेदार खुद जनता है, जिसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर पैर मारा है। और अगर जनता के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि वोट वो कहां दे करके आए हैं, वो वोट कहां गया? किसानों का वोट कहां गया? आम आदमी का वोट कहां गया? बेरोजगारों का वोट कहां गया? महंगाई से त्रस्त लोगों का वोट कहां गया? नफरत का शिकार हुए लोगों का वोट कहां गया? ओपीएस के नाम पर वोट दिया गया, वो कहां गया? सरकारी कर्मचारियों का वोट कहां गया? कहां गया? सब खा गए, डकार गया। तो ये चीज बहुत हजम होने वाली नहीं है, वो गले उतरने वाली नहीं है। इस पर हाहाकार मचा है, जिसके बाद से थोड़े सुर बदले हैं मीडिया के, अब वो थोड़ा सा ऊपर बढ़े हैं। तो इसका मतलब ये पूरा खेल आपका था, पूरा बंदोबस्त करके बैठे थे आप।
तो ये चीज़ थी मेरे जहन में चल रही थी, मन मेरा बहुत ज़्यादा गुस्से में भरा हुआ था कि आखिरकार ये चाहते क्या है और देश क्या चाहता है। तो सोचा आपके साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और कुछ समझ में आएगा और कुछ नई चीज़ निकल के आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।